ब्लड खत्म हुआ था कि ब्लड खत्म में भी बचा हुआ है कुछ? देखो यही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ बचा हुआ है ब्लड में भी। ये देखो, जैसे अच्छी बताओ, अगर पूछा जाए आपसे कि प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, तो देखो एक चीज याद रखिएगा, जैसे मान लो ये हमारा ब्लड वेसल है, ये मान लो ये एक ब्लड वेसल है, और यहां पर मान लो ये आपका इंजरी है। देखो यहाँ पर ये रप्चर हो चुका है, यहाँ पर मान लीजिए ये एक इंजरी है, ठीक है, ये यहाँ पे रप्चर हो गया है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो ये जो ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, ये जो ब्लड प्लेटलेट्स आपके बॉडी में मूव कर रहा है, ये यहाँ पर, क्योंकि ये जो सरफेस है देखो ये रफ हो गया, अब यहाँ पर कहते हैं ये एक रफ सरफेस हो जाता है। तो पहला काम तो ये देखो, ये प्लेटलेट यहाँ पर आकर प्लगिंग करता है, प्लेटलेट प्लग कहते हैं। देखो तो पहला काम तो ये हो गया, इसे कहते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कहते हैं। देखो प्लगिंग करता है ताकि ब्लड बाहर ना निकले। इसके अलावा देखो, जब ये प्लेटलेट रफ सरफेस के कांटेक्ट में आता है, उसके बाद कहते हैं प्लेटलेट सिक्रीट केमिकल्स, प्लेटलेट सिक्रीट सर्टेन केमिकल्स जो इनिशिएट करता है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। स्क्रीन थोड़ा जूम कर दूं, ये लो, अब ठीक है। हाँ जी बच्चों, अब नजर आ रहा है ठीक से ना? तो देखो मैंने क्या कहा कि ब्लड वेसल जहां पे रप्चर होता है ना, क्योंकि देखो आपकी जो कैपिलरी वगैरह होते हैं काफी थिन होते हैं, काफी पतला उसका वॉल होता है। तो जिस जगह पर आपका ब्लड मान लो वहां से वो रप्चर हो चुका है, तो प्लेटलेट का काम क्या है, वो प्लगिंग की तरह काम करता रहता है। जैसे आपका एमसील वगैरह होता है ना घर में, जहां से टेप वाटर जहां से पानी बाहर आ रहा है उसको बंद कर देते हैं आप, वैसे ही देखो ये प्लेटलेट जो है ये क्या करता है, प्लगिंग करता है, प्लग बना देता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कहते हैं। और जहां पर इंजरी होगा वो सरफेस रफ हो जाता है। अब रफ सरफेस से प्लेटलेट जब कोलाइड करता है ना, तो वहां से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, प्लेटलेट सिक्रीट सर्टेन केमिकल्स एंड दैट केमिकल्स इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है? अब देखो ये जो प्लेटलेट होता है ये सिक्रीट करता है, ये कहते हैं ये फैक्टर नंबर जो होता है, देखो ये 3, और ये 3 वो वाला आप जो पढ़ते हैं ना 1 to 12 वाला जो फैक्टर है, उसमें ये नहीं है। देखो ये प्लेटलेट फैक्टर 3 कहा जाता है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का पार्ट नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें, ये फैक्टर मैंने 3 लिखा हुआ है, जो इसमें आएगा वो ऐसा लिखा होता है। तो ये एक तरह का इंटरनल फैक्टर होता है, देखो फैक्टर नंबर 3 कह देते हैं इसको, बट आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बट इतना जानिए आप कि प्लेटलेट से कुछ केमिकल्स रिलीज होता है, और ये केमिकल ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करता है। समझ में आ गया बच्चों? और आपको पता है कि जब ये जो डेंगू का वायरस होता है, डेंगू वायरस जो होता है, ये इसी प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करता है। डेंगू का जो वायरस है वो प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करता है, तो प्लेटलेट काउंट क्या होगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। तो इंटरनल ब्लीडिंग होता है। देखो जो कैपिलरी जहां पे टूट गया वो रप्चर हो गया और वो आपका हील नहीं हो पाएगा।
प्लेटलेट का काम क्या है, देखो वो घूमता रहता है और जहां पर भी कोई इंजरी होगा उसको बंद कर देता है वो। बट अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट नहीं होगा, अगर कोई कैपिलरी टूट गया है, तो कैपिलरी वो टूटा ही रह जाएगा ना, उसका हीलिंग तो होगा नहीं, तो ब्लड बाहर निकलता रहता है। तो प्लेटलेट की कमी होने से, देखो आपने पढ़ा होगा एक टर्म यूज करते हैं, देखो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पेनिया मतलब घट जाना। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से ही देखो क्या होता है, एक टर्म यूज करते हैं, इंटरनल हेमरेज होता है। और इसकी वजह से डेथ भी होता है। दो चीजें देखो, घटना पेनिया होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा एक टर्म, देखो दो चीजें होती है, इरिथ्रोसाइटोसिस या फिर देखो इरिथ्रोसाइटोपेनिया। वैसे देखो एक टर्म यूज करते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, एक होता है ल्यूकोसाइटोपेनिया। ये टर्म आप यूज करते हैं बढ़ने घटने के लिए। बेटा थ्रोम्बोसाइटोसिस प्लेटलेट को ही कहते हैं ना। तो अगर आपके ब्लड में प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा, तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। घटने को पेनिया कहते हैं। और अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया तो क्या होगा बताओ? आपका जो ब्लड वेसल है, जो रप्चर हो गया, वो हील नहीं होगा, वहां से ब्लड बाहर निकलता रहेगा। इसे इंटरनल हेमरेज कहते हैं। डेंगू में डेथ क्यों होता है? डेंगू में डेथ इसलिए होता है कि जो वायरस होते हैं डेंगू के, वो प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट कम होने को ही कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। समझ में आ गया बच्चों? घटना पेनिया है, बढ़ना साइटोसिस होता है। देखो आरबीसी कम हो गया, आरबीसी कम हो गया तो नाम हो गया इरिथ्रोसाइटोपेनिया, बढ़ गया तो उसका नाम है इरिथ्रोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसी बढ़ गया तो नाम है ल्यूकोसाइटोसिस, घट गया तो नाम क्या बताओ? उसको ल्यूकोसाइटोपेनिया कहते हैं। समझ में आ गया? और आपको पता है कि प्लेटलेट काउंट 20-30 हजार के आसपास अगर पहुंच जाए तो ये क्रिटिकल केस बन जाता है, तुरंत आपको प्लेटलेट डिफ्यूज करना पड़ता है बॉडी में, नहीं तो डेथ भी होता है फिर उसमें। डेंगू becomes deadly when the platelets count decrease drastically। यूजुअली 1.5 लाख के आसपास होता है हमारे बॉडी में पर क्यूबिक मिलीमीटर, बट प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया, देखो 5,000 बेटा, ये एक्चुअली 5,000 नहीं होगा, ये एरर होता है, मशीन में एरर आता है। 15-20 हजार तुम्हारे बॉडी में फिर भी होगा, वो 10,000 का एरर मान के चलता है, बट ये काफी कम हो जाता है। इसमें तुरंत आपको ब्लड प्लेटलेट्स को डिफ्यूज करना पड़ेगा, नहीं तो जानते हैं हैप्पी बर्थडे होता है फिर इसमें। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो ब्लड में जो ब्लड ग्रुप है, आरएच फैक्टर है ना, इसके अलावा जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, ये पढ़ेंगे हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले पार्ट में। अभी फिलहाल टिश्यूज में इतना ही करना है आपको, एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलिए इसको मिटा दो यहां से। अब देखो लिम्फ क्या है, देखो देखिए लिम्फ के बारे में देखो क्या होता है। अच्छा बताओ, जैसे मैंने आपको पहले भी ये मेरे ख्याल से आपको मैंने बताया था एनिमल किंगडम वाले पार्ट में भी, कि अगर मान लो ये हमारा कोई, ये मान लो हमारा कोई बॉडी टिश्यूज का ये पार्ट है ना, और
ये मान लीजिए हमारे ये सेल्स है, टिश्यूज के ये सेल्स है मान लो, है ना। और ये भी पता है आपको कि इस सेल्स के बाहर जो सराउंडिंग फ्लूइड होते हैं इसको ईसीएफ कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है इसको। ये ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये, है ना। और आपको पता है कि जो आपका ब्लड वेसल इसमें एंटर करता है, देखो ये जो कैपिलरी वगैरह होते हैं, इस कैपिलरी का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, देखो यहाँ पर आपको पता है इसी कैपिलरी से ऑक्सीजन, ग्लूकोज, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन्स वगैरह कुछ लीक कर जाते हैं, देखो प्रोटीन्स बाहर आ गया, डब्ल्यूबीसी बाहर आ जाता है ना, ऑक्सीजन बाहर आता है, ग्लूकोज बाहर आता है, और उसके बाद ये कहाँ जाता है आपके सेल्स के पास। देखिए वो प्रोटीन है, डब्ल्यूबीसी है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, ये हमारा कैपिलरी है। और फिर यहां से कुछ चीजें अंदर डिफ्यूज करके देखो, जैसे CO2 वगैरह होता है, मोस्टली CO2 वगैरह वापस कैपिलरी में घुस के आपके वेन्स के थ्रू बाहर आता है आपके टिश्यूज से, है ना। लेकिन इसके अलावा देखो एक पैरेलल सिस्टम है, देखो यहाँ पर ऐसे देखिए, इस तरह का एक, देखो इसे कहते हैं क्या बताओ, इसे कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी। जो प्रोटीन्स वगैरह होता है, देखो जो प्रोटीन होता है, जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, ये सब चीजें देखो ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो बाहर आ गया है, जो डब्ल्यूबीसी बाहर आ जाता है, हाँ जी बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं कि ब्लड के कैपिलरी से जो चीजें बाहर आती हैं वो पहले फ्लूइड में आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है, और फ्लूइड से ये सेल्स में जाता है, सेल्स से बाहर निकलेगा जैसे CO2 वगैरह होता है, वापस कैपिलरी में जाएगा वो, और फिर वो वेन्स के थ्रू बॉडी से आपके हार्ट की तरफ आता है। लेकिन आपके बॉडी में एक अल्टरनेट सिस्टम होता है, उसको लिम्फेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। ये क्या करता है कि जो प्रोटीन, जो डब्ल्यूबीसी, काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये वापस अब आपके ब्लड में एंटर करेगा। डब्ल्यूबीसी तो कैपिलरी में भी वापस एंटर कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसी ये आपके लिम्फेटिक कैपिलरी से होता हुआ ये वापस ब्लड सर्कुलेशन में मिल जाता है। तो देखो मतलब ये है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कंपोनेंट जो लिम्फेटिक कैपिलरी में चला गया अलोंग विद प्रोटीन एंड डब्ल्यूबीसी, उसी को कहते हैं लिम्फ। मतलब पहले वो ईसीएफ है, जो चीज यहां पहुंच गया, देखो जो चीज यहां पहुंच गया आपके लिम्फेटिक कैपिलरी में, इसी का नाम क्या बताओ, इसको लिम्फ कहते हैं। तो जब तक वो बाहर है वो ईसीएफ है, ईसीएफ ही जब आपके लिम्फेटिक कैपिलरी में आ गया तो उसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं बताओ, लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ में जानते हैं, लिम्फ में प्रोटीन्स भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, वाटर भी होते हैं, ब्लड के काफी सारे कंपोनेंट होते हैं वहां पर, आरबीसी वहां पर नहीं होता, क्योंकि आरबीसी कैपिलरी से बाहर ही नहीं आता। जो कैपिलरी से बाहर आएगा वही लिम्फेटिक कैपिलरी में जा सकता है। आरबीसी आपके ब्लड सर्कुलेशन में कैपिलरी से बाहर नहीं आता। सब कुछ होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखो लिम्फ क्या है, देखो लिम्फ कहते हैं कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ ईसीएफ ऑब्लिक टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। देखो टिश्यू फ्लूइड diffuses inside lymphatic capillary
और ये भी देखो, जो ये लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह होते हैं, ये फाइनली अगर देखा जाए तो ये फाइनली आपके वेन्स में आकर मिल जाता है। देखो, ये मिलता तो वेन में ही है ना, ये वापस वेन्स में ही आ जाता है। एक लूप लाइन है, देखो ये एक अल्टरनेट सिस्टम होता है कि जो चीज ब्लड से बाहर आया है वो ब्लड में वापस चला जाएगा दो रास्ते से, या तो वेनस सिस्टम के थ्रू या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। लिम्फेटिक सिस्टम के भी सर्कुलेशन फाइनली मिलते कहां है बताओ? ये वेन्स में ही मिलता है। तो ड्रेनेज सिस्टम है कि जो बाहर आया है उसे सबको भेजना है वापस ब्लड में। तो कुछ चला गया वेन्स के थ्रू, मेन वेन्स के थ्रू, और कुछ कहां पहुंच गया बताओ? लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। ये मिल जाते हैं आपके वेन्स में वापस। तो देखो मैंने क्या कहा कि लिम्फ क्या बताओ? कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड डिफ्यूजेज इनसाइड द लिम्फेटिक कैपिलरीज। आपके एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा गया था ये कि लिम्फ वर्ड स्टार्ट कहां से करते हैं बताओ, जल्दी बताओ। द टर्म लिम्फ स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर? क्या बताएंगे, बताइए। तो लिम्फ का जो इनिशिएशन है वो होता है लिम्फेटिक कैपिलरी से। यस, जब तक वो बाहर है वो टिश्यू फ्लूइड है, जब वो कैपिलरी में पहुंच गया तो उसे लिम्फ कह देते हैं। यस, द आंसर इज लिम्फेटिक कैपिलरी। समझ में आ गया बच्चों? और पता है आपको कि लिम्फ में क्या क्या होगा बताओ? लिम्फ में यस वाटर तो होगा ही, ग्लोबुलिन प्रोटीन यहां काफी मिलता है। यहां पर लिम्फोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी का पार्ट, लिम्फोसाइट मैक्सिमम मतलब ज्यादा होता है, मोर होता है ब्लड के रेस्पेक्ट में। और यहां भी बच्चे कंफ्यूजन है। देखो ये याद रखिएगा, अगर कोई पूछे आपसे कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं ब्लड को और लिम्फ को, तो डब्ल्यूबीसी ज्यादा कहां मिलेगा बताओ, ब्लड में या लिम्फ में? हाँ जी बच्चों बताइए जल्दी से। मैं ये पूछ रहा हूं, इफ यू आर कंपेयरिंग ब्लड एंड लिम्फ, डब्ल्यूबीसी ज्यादा कहां मिलेगा? बेटा डब्ल्यूबीसी ज्यादा मिलेगा ब्लड में ही, बट डब्ल्यूबीसी का कौन सा कंपोनेंट? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का अमाउंट आपके लिम्फ में ज्यादा होता है। ओवरऑल डब्ल्यूबीसी ब्लड में ज्यादा होता है, ओवरऑल डब्ल्यूबीसी ब्लड में ज्यादा होता है, बट लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जानते हैं ना, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है, उसका नंबर लिम्फ में ज्यादा मिलेगा आपको, बट ओवरऑल डब्ल्यूबीसी ब्लड में ज्यादा होता है। तो देखो वो लिखा हुआ लिम्फोसाइट मोर इन लिम्फ इन रेस्पेक्ट टू ब्लड। समझ में आ गया बच्चों? फिर देखो वाटर है, ग्लोबुलिन है, लिम्फोसाइट है। अदर ब्लड कंपोनेंट कहते हैं, अदर ब्लड कंपोनेंट एक्सेप्ट आरबीसी। ग्लोबुलिन देखो ये डिफेंस में इन्वॉल्व होता है, एंटीबॉडी वगैरह बनता है यहां से। ग्लोबुलिन प्रोटीन ज्यादा मिलेगा आपको कहां बताओ? आपके लिम्फ में। बिल्कुल सही बात है। अगर जनरल पूछा जाएगा तो ब्लड होगा, ब्लड में डब्ल्यूबीसी ज्यादा मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लिम्फोसाइट ज्यादा कहां मिलता है, तो ये होगा लिम्फ। समझ में आ गया बच्चों? तो आप कह सकते हैं जो लिम्फ होता है, आप ऐसे कहेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सर्कुलेशन maintains the normal composition कहता है, composition of blood। ग्लोबुलिन प्रोटीन आपके लिम्फ में ज्यादा है। देखो लिम्फ में क्या क्या होता है, देखो लिम्फ में सब कुछ होता है,
ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी। इसीलिए कहते हैं लिम्फ एक क्या होता है बताओ, इसको कलरलेस फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होता। ग्लोबुलिन प्रोटीन आपके लिम्फ में ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये एक, हाँ जी, कंपेयर टू ब्लड ग्लोबुलिन आपकी लिम्फ में ज्यादा मिलेगा। तो इसका मेन जो कहते हैं ये डिफेंस में एक रोल प्ले करता है। अगर पूछा जाए कि लिम्फ का क्या रोल है, तो लिम्फ का जो मेन कहते हैं ये नो डाउट सर्कुलेशन का तो पार्ट है ही, इसका रोल आपके बॉडी डिफेंस में ज्यादा होता है। एंटीबॉडी की बात करते हैं हम, डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं आप, तो ये ज्यादा आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अगर कंपेयर करेंगे लिम्फ और ब्लड को, तो लिम्फ का जो कंपोनेंट है, लिम्फ का जो कंट्रीब्यूशन है वो इम्यूनिटी में ज्यादा होता है। समझ में आ गया? नहीं बेटा, लिम्फ ऑक्सीजन डिलीवर नहीं करता, ऑक्सीजन की डिलीवरी तो कैपिलरी ही करेगा। लिम्फ में CO2 होता है, तभी तो कहते हैं लिम्फ इज मोर क्लोजर टू वेनस ब्लड। अगर आप कंपेयर करेंगे, लिम्फ इज मोर नियरर टू वेनस ब्लड। CO2 मिलेगा इसमें, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। ऑक्सीजन तो बाहर आएगा कैपिलरी से ही ना, और CO2 के जाने का दो रास्ता हो गया। CO2 आपके वेन्स के थ्रू भी जाएगा और CO2 आपके लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू भी जाएगा। तो लिम्फ जो होता है ये वेनस ब्लड के ज्यादा नजदीक होता है कंपोजिशन में। समझ में आ गया? तो बस इतनी सी कहानी है लिम्फ के बारे में। और अभी तक आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है लिम्फ से, एक तो यही कि लिम्फ में क्या नहीं होता है, और दूसरा कि लिम्फ में क्या ज्यादा क्या कम होता है। बस यही दो चीज याद रखना है। और लिम्फ है क्या बताओ? तो लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड ही होता है जिसके अंदर प्रोटीन्स मिलते हैं, जिसके अंदर लिम्फोसाइट मिलता है। तो इसका जो बिगिनिंग है ये लिम्फेटिक कैपिलरी से होता है, और लिम्फ टिश्यू फ्लूइड का ही एक पार्ट है। ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। टिश्यू फ्लूइड समझ गए आप? इस ईसीएफ का ही नाम टिश्यू फ्लूइड होता है, जो सेल्स के बाहर होता है। तो ये हमने बता दिया आपको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। अब मैं आ रहा हूं मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। इसको मिटा दो यहां से बच्चों। सबने लिख लिया? चलिए ठीक है। ऑलमोस्ट 40% ऑफ द बॉडी मास, बॉडी मास कहते हैं, इज contributed by मस्कुलर टिश्यूज। तो मैक्सिमम अगर देखा जाए कि जो कंट्रीब्यूशन है बॉडी मास का, देखो बॉडी का मास आपके फैट की वजह से नहीं होता। कोई आदमी कहता है कि सर मेरे बॉडी में बहुत फैट है, इसकी वजह से मेरा वेट ज्यादा है, ये गलत है। वेट का कंट्रीब्यूशन मेनली आपके बॉडी में मसल्स की वजह से होता है। कोई आदमी पतला भी है, लंबा सा है बॉडी उसका आगे, तो कंट्रीब्यूशन बोन्स के थ्रू है, उसके बॉडी में जो उसका मसल्स है उसके थ्रू होता है। फैट वैसे भी लाइट वेट का होता है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता वो बॉडी मास में। समझ में आ गया? तो मस्कुलर टिश्यूज, यस, ऑब्वियस सी बात है, डेंसर होता है। मसल्स तो ऑब्वियसली डेंसर होगा फैट से। ठीक है। और देखो, अब ये कहा जाता है कि मस्कुलर टिश्यूज की बात कर रहे हैं आप, देखो हम मसल्स की बात कर रहे हैं, जैसे ह्यूमंस में कहते हैं लगभग 639 मसल्स है टोटल। और मसल जो होता है देखो, ये बना होता है मसल फाइबर से।
मसल फाइबर्स जो होते हैं इसी को मसल सेल्स भी कहा जाता है, इसी को मसल सेल्स भी कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे आप देखिए, अगर आप एक, जैसे मैं बताऊं कि ये मान लो एक स्केलेटल मसल का, मैं आपको बता रहा हूं टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। देखिए ये टीएस है आपके एक मसल का, स्केलेटल मसल का। तो मसल्स के ये जो बाहर की कवरिंग देखते हैं आप, इस कवरिंग को कहते हैं, इसे कहते हैं ईपीमाइसियम। फाइब्रस कवरिंग होता है, देखो ईपीमाइसियम कहते हैं इसको। और इसके अंदर आप देखेंगे ऐसे, देखिए इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे बंडल्स नजर आते हैं। ये मसल फाइबर के बंडल्स होते हैं। और ये जो बंडल है इसी को फैसिकुली भी कहते हैं। और बंडल के कवरिंग को क्या बोलते हैं बताओ? इसको पेरीमाइसियम कहते हैं। और इसके अंदर आप देखोगे इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए ये बंडल के अंदर देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। और इसमें आप देखेंगे, देखिए इसके अंदर देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, अब यहां देखो, ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर ये ब्लू डॉट जो देख रहे हैं आप, ये हमारा मसल फाइबर है। ये सिंगल मसल फाइबर है, इसी को मसल सेल कहते हैं। और इसके बाहर की इस कवरिंग को एंडोमाइसियम कहा जाता है। समझिए आप? हाँ जी, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, समझिए आप पहले कि एक मसल जो है उसमें बहुत तरह के सेल, बहुत बहुत सारे सेल्स होते हैं। देखो मसल के सेल्स को ही मसल फाइबर कहते हैं, मसल्स के सेल्स को ही मसल फाइबर कहा जाता है। और ये एक बंडल में बंद होता है। देखो जैसे मैंने कहा ये मसल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन है, स्केलेटल मसल का। तो मसल्स के सबसे बाहर देखिए आप, ये कवरिंग है, फाइब्रस कवरिंग है, इसे ईपीमाइसियम कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? ईपीमाइसियम। इस ईपीमाइसियम के अंदर बहुत सारे बंडल्स होते हैं, मसल फाइबर के बंडल्स होते हैं। मसल फाइबर के बंडल को ही फैसिकुली कहा जाता है। समझ में आ रहा है? जो मसल फाइबर का बंडल है, बंडल के कवरिंग को क्या बोलते हैं बताओ? पेरीमाइसियम कहते हैं। ये जो पेरीमाइसियम होता है ये सराउंड करता है कई सारे मसल फाइबर्स को। देखो ये ब्लू ब्लू जो देख रहे हैं वो मसल फाइबर है। और मसल फाइबर के ऊपर एक और कवरिंग है, उस कवरिंग को एंडोमाइसियम कहा जाता है। यस, मसल फाइबर्स के मिलने से ही टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। मसल फाइबर ही मसल सेल होता है। देखो, और आपको पता है कि अगर आप यहां से इस ब्लू डॉट को ऐसे पकड़ के बाहर निकाल दो, देखो यहां से इस ब्लू वाले पार्ट को बाहर निकाल लिया। देखिए अगर मैं इस ब्लू वाले पार्ट को बाहर निकाल दूं ऐसे, देखो तो आप देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर। देखो फैसिया, फैसिया मसल बंडल को ही फैसिया कहा जाता है। फैसिकुली भी कहते हैं, फैसिया भी कहा जाता है। हाँ जी, हर एक फाइबर पे कवरिंग होती है, उस कवरिंग को ही एंडोमाइसियम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और देखो ये है मसल फाइबर, ये है मसल फाइबर। देखो ये वाला, ये मसल सेल है, मसल फाइबर है जो सिलिंड्रिकल शेप में होता है। और देखो इसके इस कवरिंग को क्या बोलते हैं बताओ? आपने पढ़ा होगा एक टर्म,
सार्कोलेमा कहते हैं इसको। मसल फाइबर के कवरिंग को ही सार्कोलेमा कहते हैं। मतलब मसल का जो फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी को सार्कोलेमा कहा जाता है। क्लियर? और देखो इसके अंदर के साइटोप्लाज्मिक पार्ट को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और आपने देखा है इसमें आपको बहुत सारे ऐसे पैरेलल लाइंस ऐसे नजर आएंगे, देखिए। और आपको पता है कि इसे कहते हैं मायोफाइब्रिल, इसे मायोफाइब्रिल कहा जाता है। और आप जानते हैं कि इसमें आपको इस तरह का स्ट्राइशंस मिलते हैं, स्ट्राइटेड होते हैं। देखो देखो ये जो आप देख रहे हो बीच में ऐसे, ये बीच में जो ये जो ऐसे ट्रांसवर्स बैंड देख रहे हैं आप, आपको पता है ये सब पढ़ेंगे बाद में, ये आपका ए बैंड कहलाता है। ये बीच में फिर देखो ये दूसरा ए बैंड है, फिर ये बीच में आई बैंड आ जाता है, देखो ऐसे। स्ट्राइटेड होते हैं, स्ट्राइशंस होते हैं, ये ट्रांसवर्स लाइंस नजर आते हैं। ए बैंड आई बैंड, ये ए बैंड आई बैंड ये हम पढ़ेंगे मस्कुलर वाले पार्ट में, मूवमेंट लोकोमोशन में ये एक्चुअली क्या होता है। बस इतना समझ लीजिए आप कि स्ट्राइटेड लाइंस होते हैं देखो एक सेल्स के अंदर। और आप जानते हो यहां पर बहुत सारे आपको न्यूक्लियस नजर आते हैं। देखिए ये न्यूक्लियाई है देखो, और पढ़ा आपने कि बहुत सारे होते हैं, इसको सिंसीटियल कहा जाता है, सिंसीटियल सेल्स कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ना ये स्केलेटल मसल फाइबर जो होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, उसी को सिंसीटियल सेल भी कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? तो जो हमारा स्केलेटल मसल फाइबर होता है, हाँ जी, एक मसल फाइबर के अंदर, एक मसल फाइबर के अंदर ये प्रोटीन्स के फिलामेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। वन मसल फाइबर कंटेन्स मेनी प्रोटीन फिलामेंट कॉल्ड मायोफाइब्रिल। एक मसल फाइबर के अंदर पैरेलली अरेंज्ड देखो, पैरेलली अरेंज्ड मेनी प्रोटीन फिलामेंट हैं। उस प्रोटीन फिलामेंट को क्या बोलते हैं बताओ? मायोफाइब्रिल कहा जाता है। ठीक है ना? पढ़ा होगा आपने ये मायोफाइब्रिल के बारे में कि एक मसल फाइबर में पैरेलली अरेंज्ड मेनी मायोफाइब्रिल्स होते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अगर आप एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल दो ऐसे, देखिए ऐसे, तो देखा होगा आपने यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जेड लाइन होते हैं। देखो ये सब अभी नहीं पढ़ना, ये सब डिस्कस करेंगे बाद में। देखिए इसे कहते हैं जेड लाइन। देखो ये जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है। तो एक मायोफाइब्रिल में देखो, एक मायोफाइब्रिल में कई सारे जेड लाइंस होते हैं। यस, ऑब्वियस बात है। जो कवरिंग होता है ना, कोलाजेनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर ही फेसिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो देखो ये बाहर जो आप देख रहे हो, ये बंडल जो होता है ना, बंडल के कवरिंग को पेरीमाइसियम कहते हैं। और इवन देखो ये जो बंडल के बाहर भी आप देख रहे हो, ये भी पेरीमाइसियम का ही पार्ट होता है। तो ये पूरा बंडल जो होता है ना, इसी को फेसिया कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। सार्कोलेमा के बाहर जो होगा वो एंडोमाइसियम है। देखो ये एंडोमाइसियम का पार्ट होता है। ठीक है? और देखो ये मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल में बहुत सारे जेड लाइंस होते हैं, पैरेलल रेगुलर इंटरवल्स पे कहते हैं। रेगुलर इंटरवल्स पे जेड लाइंस होते हैं, जेड लाइन जेड लाइन जेड लाइन जेड लाइन। और दो जेड लाइन के बीच के इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बताओ? इसको कहते हैं सार्कोमियर।
और आप जानते हैं कि सार्कोमियर जो होता है वो आपका फंक्शनल यूनिट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। यहीं पे मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करता है। ये सब पढ़ना है हमें, ये डिस्कस करेंगे मूवमेंट लोकोमोशन वाले पार्ट में। समझ में आ गया? तो देखो, तो मैंने पहले भी कहा था कि हमारे बॉडी में, ह्यूमंस बॉडी में मस्कुलर टिश्यूज की बात अगर करें हम, तो ये मसल्स, ये 3 तरह के होते हैं, हमने पढ़ा है। एक एंडोमाइसियम में एक ही मसल फाइबर होता है। वन एंडोमाइसियम सराउंड अ सिंगल मसल फाइबर। एक एंडोमाइसियम के अंदर एक ही मसल फाइबर होता है। देखो ब्लू ब्लू डॉट एक ही नजर आ रहा है ना? समझ में आ गया? एक एंडोमाइसियम में एक ही मसल फाइबर होता है। क्लियर? अब देखिए, मैंने आपको एक बता दिया है कि ये एक सिंगल स्केलेटल मसल फाइबर है। अब इसी के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे 3 तरह के मसल फाइबर को, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल फाइबर। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो देखो कितना बढ़िया चीज है। एक मसल में बहुत सारे मसल बंडल होते हैं। एक मसल बंडल में बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। एक मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। एक मायोफाइब्रिल में बहुत सारे सार्कोमियर होते हैं। और सार्कोमियर को फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो अगर मैं इसको बढ़ते से घटते क्रम में सजाऊं, इसको देखो, ये देखिए, तो आप कह सकते हैं कि जो मसल होता है, एक मसल में बहुत सारे फैसिया होता है। जो मसल बंडल होता है, देखो फैसिया, फैसिकुली भी कहते हैं उसको। एक फैसिया में बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, है ना? एक मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफाइब्रिल होते हैं। एक मायोफाइब्रिल में बहुत सारे सार्कोमियर होते हैं। और सार्कोमियर को ही यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो देखो, वन मसल कंटेन्स मेनी मसल बंडल, वन बंडल कंटेन्स मेनी मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स को ही मसल सेल्स कहा जाता है। वन मसल फाइबर कंटेन्स मेनी मायोफाइब्रिल्स and one myofibril contains many sarcomere, and sarcomere is the structural, or basically we can say functional unit of muscle contraction. समझ में आ गया? ये क्लियर है यहां तक सबको? चलिए, अब मैं कंपेयर कर रहा हूं इसके रेस्पेक्ट में, स्मूथ कैसा होता है और कार्डियक कैसा होता है। तो इसको मिटाओ यहां पर अब। ठीक है, सबने लिख लिया इसको? अब देखो, तो अगर आप कंपेयर करेंगे ऐसे, देखिए, अगर ये मान लो हमने लिख दिया यहां पर स्केलेटल मसल, यहां पे लिख दिया हमने, देखो कार्डियक मसल, और यहां पे लिख दिया हमने स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, देखिए देखो, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटल। तो देखिए, ये याद रखिएगा, स्मूथ मसल जो होता है, देखो उसका जो एक फाइबर होता है,
एक्चुअली आप हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं फाइबर्स के बारे में, हम मसल सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अलग तरह के होते हैं, देखो ये जैसे ये देखिए, ये एक स्मूथ मसल सेल है जिसमें आप देखोगे, देखिए ऐसे, इसमें बहुत सारे आपको मायोफाइब्रिल्स नजर आएंगे, ऐसे देखिए, बट इसमें स्ट्राइशंस नहीं होते। और देखो ये सिंगल न्यूक्लियस यहां पर होता है ऐसे। अगर हम कार्डियक की बात करें, देखिए, तो कार्डियक जो होता है देखो वो ब्रांच्ड नजर आता है, देखिए ऐसे, उसका भी अपीयरेंस ऐसा ही होता है। देखो ऐसे मान लीजिए सिलिंड्रिकल शेप में आएगा, ऐसे ही है। और देखो ये दूसरा इस तरह का मान लीजिए एक, देखो इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है ये, और इसके अंदर देखो ये मायोफाइब्रिल्स होते हैं ऐसे, ये मायोफाइब्रिल्स हैं ऐसे, और यहां पर देखो ये स्ट्राइशंस भी होते हैं। तो इसका अपीयरेंस स्केलेटल के जैसा ही होता है, देखिए। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मसल, कार्डियक मसल का एक फाइबर जो होता है वो दूसरे फाइबर से ऐसे देखो ये जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, देखो ये। और ये जो आपका जंक्शन है, देखो इसमें ये जंक्शंस अवेलेबल होते हैं दो मसल फाइबर के बीच में, देखिए। तो समझो पहले अब मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ, एक चीज है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है एक मसल सेल्स में एक या दो हो सकता है, मोस्टली दो, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं। यूनी या बाई हो सकता है, बट इट कैन नेवर बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो देखो स्मूथ मसल्स को कहते हैं, ये स्पिंडल शेप्ड होता है, बोथ एंड टेपर्ड, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बोथ एंड टेपर्ड होता है, चिपटा सा होता है, देखो दबा हुआ होता है, टेपर्ड एंड होता है, देखो इधर भी और इधर भी। और ये चूंकि इसमें ट्रांसवर्स बैंड नहीं होते, तो ये अनस्ट्राइटेड होता है, अनस्ट्राइटेड कहते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स लाइन यहां नहीं होता, अनस्ट्राइटेड कहते हैं इसको। और ये इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री मसल फाइबर भी कहते हैं, देखो ये आपकी विल से कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और ये क्या होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। तो देखो जो स्मूथ मसल है वो स्मूथ मसल नहीं है, ये स्मूथ मसल फाइबर है, ये स्मूथ मसल फाइबर होता है। अब देखो ट्रांसवर्स यहाँ पे लाइन है नहीं, तो ए और आई बैंड यहाँ कहां से आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्मूथ मसल है, ये मसल सेल है एक्चुअली। तो ये सिंगल सेल का डायग्राम बना हुआ है, देखो ये, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, तो क्या बोलते हैं इसको, यूनी न्यूक्लिएटेड कहते हैं इसको। ये स्पिंडल शेप्ड होता है और दोनों ही एंड टेपर्ड होते हैं, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ये। अनस्ट्राइटेड होते हैं क्योंकि ट्रांसवर्स लाइन यहां पर नहीं है, और ये इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। और देखो जो कार्डियक होता है, देखो ये ब्रांच्ड नजर आता है, ब्रांच्ड सिलिंड्रिकल स्ट्राइटेड कहता है, देखो ये यूनी और बाई न्यूक्लिएटेड होता है। और इसके बीच में ये जो आप रेड वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसका नाम है इंटर कैलेटेड
डिस्क कहते हैं देखो। ये एक तरह का गैप जंक्शन है, ये एक तरह का गैप जंक्शन है। इसके अलावा देखो कुछ जंक्शन देखो ऐसे भी होते हैं, देखिए ये ये भी होता है, देखो ये भी एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, बांधने का काम करता है। इसको डेस्मोसोम कहते हैं। डेस्मोसोम जोड़ने के लिए होता है, अटैचमेंट के लिए होता है, बांधने के लिए होता है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जंक्शंस दो तरह का होता है, कम्युनिकेशन जंक्शंस भी होता है और अटैचमेंट वाला जंक्शन भी होता है। तो इंटरकनेक्टेड डिस्क को गैप जंक्शन की तरह बिहेव करता है, और जो ये बांधने वाला होता है उसको डेस्मोसोम कहा जाता है यहां पर। तो आप याद रखिएगा, कार्डियक मसल फाइबर्स जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं विद द हेल्प ऑफ डेस्मोसोम, और वो अपने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन। इंटरकनेक्टेड डिस्क इज a very unique characteristic of cardiac muscles। और इसकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसी इंटरकनेक्टेड डिस्क की वजह से हमारा हार्ट एक यूनिट की तरह वर्क करता है। Our complete heart act like as a unit. It contracts simultaneously because of this interconnected disc। जो इलेक्ट्रिकल करंट एक जगह क्रिएट होगा हार्ट के अंदर, वो पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कम्युनिकेट होता है वो पूरे हार्ट में विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरकनेक्टेड डिस्क। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि during contraction our heart act like as a unit due to the presence of आंसर क्या होगा इसका, बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इंटरकनेक्टेड डिस्क। बेटा ये जो डेस्मोसोम है ये अटैचमेंट के लिए होता है, ये अटैचमेंट के लिए होता है। इट बाइंड्स टू हार्ट मसल फाइबर्स। एनसीईआरटी आपके पास है, एनसीईआरटी की किताब खोलकर देखिए, जहां पर लिखा हुआ है कार्डियक मसल, वहां ये टर्म यूज किया गया है। एनसीईआरटी में देखो दो चीज लिखा हुआ है, थोड़ा माइन्यूटली पढ़ेंगे समझ में आएगा। उसमें लिखा हुआ है कि उसमें अटैचमेंट वाला पार्ट भी होता है और कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी है। अरे ब्रांचिंग तो ये देखो ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रांचिंग में दोनों तरह का जंक्शन अवेलेबल है। इट लुक लाइक ब्रांच्ड, ऐसा नहीं कि एक ही मसल फाइबर ब्रांच हो गया है, ब्रांच जैसा नजर आता है, क्योंकि फाइबर एक दूसरे से ऐसे उलझे रहते हैं दूसरे से, तो फाइबर ब्रांच नहीं है, इट लुक लाइक ब्रांच्ड। और ये जंक्शन दोनों तरह का होता है। जंक्शंस मैंने कहा कम्युनिकेशन जंक्शंस भी होता है और अटैचमेंट वाला जंक्शन भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया ना? ठीक है, अब देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको यहाँ पर, कि जो स्मूथ मसल होता है, अगर अगर एक आपने शायद एक टर्म सुना होगा, एक टर्म यूज करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सुना है ना नाम? ये कैल्शियम स्टोर करता है। अरे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वैसे ये भी होता है, सार्कोप्लाज्मिक कहते हैं इसको। मसल फाइबर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्लियर? और याद रखना कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज्यादा अगर डेवलप्ड है वो यहाँ कहां मिलेगा आपको? स्केलेटल मसल्स में। याद ये लिखना, मच डेवलप्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पर? स्केलेटल में मिलता है। कार्डियक में कहते हैं रिलेटिवली लेस डेवलप्ड होता है, रिलेटिवली लेस डेवलप्ड होता है।
और स्मूथ में ये पुअरली डेवलप्ड होता है। तो ये टर्म याद रखिएगा, ये कैल्शियम को स्टोर करता है मसल में। ये जो रेटिकुलम होता है ये कैल्शियम का स्टोरिंग साइट होता है। रेटिकुलम स्टोर्स कैल्शियम and this calcium requires for muscle contraction. समझ में आ गया बच्चों? हाँ, तो ये मैंने बता दिया। और ये तो स्केलेटल मसल समझ में आ गया ना? ये सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच्ड कहते हैं, और ये मल्टी होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और ये वॉलंटरी होता है। ये वॉलंटरी होता है, और कार्डियक भी इनवॉलंटरी होता है। तो देखो, अगर पूछा जाएगा आपसे कि कार्डियक मसल का अपीयरेंस देखने में ये लगता है स्केलेटल के जैसा, बट फंक्शन कैसा बताओ? स्मूथ के जैसा होता है। फंक्शनली ये भी इनवॉलंटरी होता है। तो कार्डियक में दोनों तरह का कैरेक्टरिस्टिक हो गया ना, देखने में लगता है स्केलेटल के जैसा, और फंक्शन कैसा बताओ? स्मूथ के जैसा। तो ये भी इनवॉलंटरी है, ये भी इनवॉलंटरी है, बट स्केलेटल आपका वॉलंटरी होता है। न्यूरल सिस्टम से इसे आप रेगुलेट करते हैं, मतलब जो आपका विसरल, जो आपका बॉडी का जो कमांड है वो उसके थ्रू ये रन होता है, स्केलेटल वाला जो पार्ट होता है। तो ये मैंने बता दिया आपको मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। अब मसल्स की पूरी कहानी बची हुई है अभी। ये मसल्स का हमने पढ़ा है केवल 5%, 95% पार्ट बचा हुआ है, और ये डिस्कस करेंगे हम मूवमेंट लोकोमोशन वाले चैप्टर में। ठीक है बच्चों? तो इसको मिटाऊं यहां से। अब सबने लिख लिया इसको? चलिए ठीक है, मिटा दूं ना अब? देखो अब, नर्वस टिश्यू। तो देखिए, इसमें हम कहते हैं दो तरह का सेल्स यहां मिलता है। देखो, एक न्यूरल सेल्स कहा जाता है, और इसी को न्यूरॉन्स कहते हैं। और दूसरा न्यूरोग्लिया सेल्स होता है। देखो, ये सपोर्टिंग होता है, नॉन एक्साइटरी होता है। एक्साइटरी सेल्स ये होता है, न्यूरॉन्स जो होता है, इसको आप कम्युनिकेटिंग सेल्स भी कहते हैं। ये नॉन कम्युनिकेटिंग होता है, न्यूरोग्लिया होता है। देखो, ठीक है, ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है, न्यूरोग्लिया कहा जाता है इसको। ग्लायल सेल्स भी कहते हैं इसको, सिंपली इसे ग्लायल सेल्स भी कहा जाता है। और आपकी बुक में लिखा हुआ है कि न्यूरोग्लिया का अमाउंट जो होता है ये आपके न्यूरल सेल से ज्यादा होता है। नर्वस टिश्यूज में न्यूरोग्लिया सेल्स का जो नंबर है वो न्यूरॉन से ज्यादा होता है। ठीक है? और आपने देखा होगा, अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता दूं, देखो इसमें देखिए, जैसे अगर आप एक टिपिकल न्यूरॉन्स की बात करें, ऐसे देखिए,
देखो ये एक टिपिकल नर्व से न्यूरॉन का ही पार्ट है मान लो अगर। तो ये भी जानते हैं आप, ये जो न्यूरॉन होता है ये इस तरह के एक इसके एक्सोन के बाहर इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, देखना सही। देखिए देखो, और आप जानते हैं कि ये देखो इस तरह के जो ये ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं, देखो यहाँ पर ऐसे। हाँ जी, देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, देखिए। तो देखो एक्चुअली क्या लिखते हैं कि एक न्यूरॉन में इसका दो पार्ट होता है। देखो, एक तो कहते हैं सेल बॉडी, इसी को साइटोन कहते हैं, इसी को सोमा भी कहते हैं, और दूसरा होता है नर्व फाइबर। हाँ जी, भी बताऊंगा माइलिन सी रुक जाओ पहले। मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूरॉन्स में दो चीजें होती हैं। एक तो सेल बॉडी, नर्व सेल्स के दो पार्ट है, देखो सेल बॉडी, साइटोन और सोमा, और दूसरा नर्व फाइबर होता है। नर्व फाइबर्स के दो पार्ट हैं, डेंड्राइट्स और एक्सोन कहते हैं, AXON। तो देखो ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे, ये जो पूरा पार्ट है इसका, इसी को कहते हैं क्या, सेल बॉडी। सेल बॉडी में देखो ये न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, और उसके बाहर ये जो ब्लू डॉट्स देख रहे हैं आप, इसे निजल्स ग्रैन्यूल्स कहा जाता है, इसे निजल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर सेल बॉडी का है, और उसके अंदर ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हो, इसे निजल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो इसके ब्रांचेज हैं, इसी को डेंड्राइट कहा जाता है। और देखो ये जो सिंगल आप रॉड देख रहे हैं, ये बीच में यहां से यहां तक, इसे एक्सोन कहते हैं। एक्सोन एक ही होता है, और एक्सोन के ब्रांचेज जो होता है, देखो नीचे ये जो ब्रांच होता है, इसे टीलोडेंड्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, टीलोडेंड्रिया। और देखो एक एक्सोन, बहुत ब्लू वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये एक इंडिविजुअल स्वान सेल कहते हैं। देखो इसको स्वान सेल न्यूरोग्लिया का पार्ट होता है। तो देखो एक दो तीन, एक से ज्यादा मल्टीपल स्वान सेल्स सराउंड एक्सोन ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा कि मेनी स्वान सेल
surround axon of a single neuron। और आप जानते हैं कि ये जो स्वान सेल होता है, देखो 1 2 3, अभी मैंने 3 ही बनाया है, बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर। और देखो ये जो स्वान सेल है ये डिपॉजिट करता है माइलिन सीट को। ये जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं, देखिए देखो ये जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हो एक्सोन के बाहर, ये माइलिन सीट है। ये माइलिन सीट है। देखो ये जो आप रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये लिपिड रिच, इसको माइलिन सीट कहते हैं। लिपिड का ये कवर इंसुलेटर का काम करता है। और आप जानते हैं कि जहां पर माइलिन सीट नहीं है, देखो इस पॉइंट पे देखिए, देखो इस पॉइंट पे देखिए, जहां माइलिन सीट नहीं है एक्सोन के बाहर, इसी को नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। और याद रखना कि स्वान सेल्स के बाहर का जो मेम्ब्रेन है इसी को न्यूरिलेमा कहते हैं। देखो तो देखिए मैंने क्या कहा था कि न्यूरोग्लिया सेल्स का नंबर न्यूरॉन से ज्यादा होता है। तो आप देखिए एक न्यूरॉन कई सारे स्वान सेल से कवर्ड है ना। एक न्यूरॉन का जो एक्सोन होता है वो बहुत सारे स्वान सेल से कवर्ड होता है। तो स्वान सेल्स क्या है यहां बताओ, वो न्यूरोग्लिया का पार्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि न्यूरोग्लिया का नंबर क्या होगा, वो नर्व सेल से ज्यादा होगा। और आप देखिए कि स्वान सेल्स का फंक्शन यहां क्या बताओ, वो सिक्रीट करता है माइलिन सीट एक्सोन के बाहर। और माइलिन सीट जहां पर नहीं होता है उस पार्ट को नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। समझ में आ रहा बच्चों? हाँ जी, समझ में आया यहां तक? ठीक है, अब देखो तो कहने का मतलब नर्व सेल न्यूरॉन को लॉन्गेस्ट सेल कहते हैं बॉडी में। ये लॉन्गेस्ट सेल होता है, ये ए माइटोटिक होता है, डिवाइड नहीं करता ये। लिस्ट रीजनरेशन पावर होता है, रीजनरेशन बहुत स्लो होता है इसमें, या ना के बराबर कहते हैं, है ना। लॉन्गेस्ट सेल बॉडी का होता है ये, और इसका लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन भी होता है इस सेल का। देखिए न्यूरॉन हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है, 1 मीटर का भी हो सकता है ये लेंथ इसका। ये ए माइटोटिक होता है, ये जीनोट फेज में जाकर रुक जाता है, डिवाइड नहीं करता है। तो नर्व का नंबर घटता ही बढ़ता तो है नहीं बॉडी में। लिस्ट रीजनरेशन पावर होता है, नर्व अगर डैमेज हो गया, न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो गए तो फिर दिक्कत है ना। और इसका लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन भी होता है। और ये आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल भी होता है। न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता है यहाँ पर, तो मेटाबॉलिज्म काफी फास्ट है इसका। मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल कहते हैं इसको, लिख लीजिएगा इसको, न्यूरॉन्स को। ये मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल कहा जाता है इसको। समझ में आ गया बच्चों? और देखो सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, और सेल बॉडी के अंदर निजल्स ग्रैन्यूल्स भी होता है। ये जो निजल्स ग्रैन्यूल्स होता है, देखो ये ग्रैन्यूल्स, अब ऐसा कुछ नहीं होता कि स्नीज करने से न्यूरॉन्स मर जाते हैं, ऐसी ऐसी बात नहीं है।
इट इज नॉट लाइक दैट कि स्नीज करेंगे तो न्यूरॉन्स मर जाएगा, इतना भी आसान नहीं है, नहीं तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, नाक के अंदर सारे के सारे वो फिर आपकी सेंसिटिविटी बंद हो जाएगी। तो देखो निजल्स ग्रैन्यूल्स जो होता है इसका फंक्शन क्या बताओ, ये बना किसका होता है बताओ, ये किस चीज का मॉडिफाइड पार्ट है बताओ, निजल्स ग्रैन्यूल्स कंटेन्स, ये किस चीज से बना होता है, देखो ये आरएनएस मतलब आरएनए, और क्या क्या होता है यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो देखो यहाँ पे आरएनए भी होता है, ये राइबोसोम्स के एक्चुअली पार्ट्स हैं, एक्चुअली मेनली आरएनए और राइबोसोम्स कह सकते हैं यहाँ पर आप। तो निजल्स ग्रैन्यूल्स का ये बताओ फंक्शन क्या होता है, क्या करता है ये? तो रफ आरईआर हो गया तो राइबोसोम्स तो आ ही जाएगा ना वहां पर। प्रोटीन सिंथेसिस, कौन सा प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, याद रखिएगा निजल्स ग्रैन्यूल्स का फंक्शन क्या बताओ, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड न्यूरो ट्रांसमीटर। जो न्यूरो ट्रांसमीटर आपके नर्व इंपल्स के कंडक्शन में यूज होता है, इसका फॉर्मेशन इसी निजल्स ग्रैन्यूल से होता है, जो स्टोर यहाँ पे होता है, देखो बनता यहाँ पर है और स्टोर यहाँ पर होता है सिनेप्टिक नॉब के अंदर, पढ़ा है ना। तो ये जो निजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं इसका काम है सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर which helps in nerve impulse transmission। बिल्कुल सही बात है, पैरालिसिस में आप जानते हैं पोलियो वगैरह में मोटर न्यूरॉन्स हमारे काम नहीं करते, वो डिजनरेट कर जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो ये मैंने बता दिया, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको, स्ट्रक्चर क्लियर है ना। और देखो आपके ब्रेन में, आपके ब्रेन के अंदर ही लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स का नंबर होता है। तो सोचो स्वान सेल्स वगैरह का नंबर और कितना ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूरोग्लिया के टाइप क्या क्या होता है। डेंड्राइट्स का नंबर एक से ज्यादा होगा या एक भी होता है, एक्सोन हमेशा एक होता है। डेंड्राइट्स का नंबर एक या एक से बहुत ज्यादा हो सकता है, बट एक्सोन हमेशा एक ही होता है। आपको पता है कि एक्सोन का काम नर्व इंपल्स को अवे फ्रॉम सेल बॉडी ले जाना होता है, जो इंपल्स यहां से आगे जाएगा वो इसके थ्रू जाएगा, और जो इंपल्स आपके यहां पर आया वो डेंड्राइट्स के थ्रू आता है। तो डेंड्राइट्स का काम होता है ये इंपल्स को कैरी करता है, ये स्टिमुलस को कैरी करता है टुवर्ड्स सेल बॉडी, और जो एक्सोन होता है ये नर्व इंपल्स को कैरी करता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी कहता है। ये तो पढ़ेंगे आप, ये पढ़ेंगे नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन वाले पार्ट में, ठीक है। अब देखो यहां पर तो देखो न्यूरोग्लिया सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पीएनएस में इसका नाम स्वान सेल होता है। बिल्कुल सही सुना है आपने, नोड से दूसरे नोड पे जंप करता है, ये पढ़ेंगे हम नर्व इंपल्स कंडक्शन वाले पार्ट में। जंप कोई कूदता नहीं है, वो एक तरह का इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस का ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम
नर्व इंपल्स वाले पार्ट में, ठीक है। अब देखो, न्यूक्लियर सेल्स सीएनएस में और पीएनएस में, पीएनएस में से स्वान सेल्स कहते हैं, और सीएनएस में देखो ये 4 तरह के होते हैं, आप पढ़ेंगे ऐसे एक नाम, ऑलिगो डेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया सेल्स, और एक नाम आता है इपेंडाइमल सेल्स। देखो, न्यूक्लियर सेल्स पीएनएस में एक ही होता है, उसे स्वान सेल कहते हैं, जबकि न्यूक्लियर सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 4 तरह का होता है। लिख लो, ओलिगोडेंड्रोसाइट, दूसरा नाम देखो एस्ट्रोसाइट है, एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, थर्ड है माइक्रोग्लिया सेल्स, और फोर्थ है इपेंडाइमल सेल। ये 4 तरह के क्या हो गए बताओ, न्यूक्लियर सेल्स, कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सबके काम आपको जानने होते हैं। देखो, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम वही होता है, माइलिन शीट का फॉर्मेशन। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट ये इक्विवेलेंट होता है स्वान सेल के। जो चीज, जो काम स्वान सेल करता है पीएनएस में, वही काम ओलिगोडेंड्रोसाइट करता है सीएनएस में। ठीक है बच्चों, जो एस्ट्रोसाइट होता है ये एक तरह का बैरियर बनाता है, आप पढ़ेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है। ये आपके नर्वस सिस्टम को, सीएनएस के पार्ट को प्रोटेक्ट करता है आपके ब्लड मूविंग पैथोजेंस वगैरह से। तो ये डिफेंसिव होता है, देखो ये एक बैरियर बना देता है ताकि ब्लड का कोई भी हार्मफुल चीज आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर ना करे। ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है। ये कहां से आता है, एस्ट्रोसाइट से। जो माइक्रोग्लिया होता है, देखो जो माइक्रोग्लिया सेल्स होता है, इसका काम होता है फैगोसाइटोसिस, और याद रखिएगा इसका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। ये सबसे एक यूनिक तरह का सेल होता है। देखो, माइक्रोग्लिया सेल्स पूरे नर्वस सिस्टम का सिंगल ऐसा सेल है जो मीजोडर्मल होता है, बाकी सभी एक्टोडर्मल होते हैं। ये याद रखिएगा, माइक्रोग्लिया सेल्स आर द ओनली सेल दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मीजोडर्म इन नर्वस सिस्टम, और इसका काम फैगोसाइटोसिस में होता है। माइलिन शीथ, अरे ओलिगोडेंड्रोसाइट सिक्रीट माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेटा अब ये बताओ, किसको खाएगा, जो ब्लड में आपके हार्मफुल माइक्रोब्स घूम रहे होते हैं, पैथोजेंस घूम रहे होते हैं, माइक्रोब्स घूम रहे होते हैं, उसे ये इंगल्फ कर जाता है ताकि आपके ब्रेन को दिक्कत ना हो। यस, ये सिंगल मीजो होता है, बाकी सब एक्टोडर्मल होता है। समझ में आ गया? बस खत्म कर, 2 मिनट रुक जाओ। और इपेंडाइमल सेल्स आर ciliated cells जो सीएसएफ के मूवमेंट में हेल्प करता है। Ependymal cells are ciliated cells, helps in the movement of cerebrospinal fluid. समझ में आ गया बच्चों? ठीक है ना? Ependymal cells are ciliated cells, helps in the movement of cerebrospinal fluid. And that is all about your body tissues. ठीक है बच्चों?
हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे कॉकरोच के बारे में। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ ना, अरे मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स बचा हुआ है ना अभी। कॉकरोच पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए यहीं तक। केवल कॉकरोच पढ़ना है, पहले बता चुका हूं यार, तुम्हें अभी तक ये जानकारी नहीं है। केवल कॉकरोच पढ़ना है बस।